हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ओम प्रकाश सर आपको द स्टार ग्लोबल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज के लाइव सेशन में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th के इकोनॉमिक्स पढ़ रहे थे, जिसका चैप्टर 1 पढ़ रहे थे, अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। इसका हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और कुछ सब्जेक्टिव पढ़े हुए थे। इसके दूसरे क्लास में आप लोगों का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं, जिसमें हम लोग लघु त्रीय में 2 क्वेश्चन पढ़े हुए थे। तीसरे क्वेश्चन से हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, आर्थिक क्रियाएं किसे कहते हैं। आर्थिक क्रियाएं किसे कहते हैं। आर्थिक क्रिया का अर्थ होता है वैसी क्रिया जिससे करने से लोगों को आमदनी प्राप्त हो, आय प्राप्त हो। माने वे हमारी वे सारी क्रियाएं जिनसे हमको आय प्राप्त होती है, जिससे आमदनी प्राप्त होती है, उसको आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। लोग आय प्राप्त करने के लिए ही विभिन्न जगह कार्य करते हैं, यानी इसी को आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, समावेशी विकास किसे कहा गया है। समावेशी विकास किसे कहते हैं। समावेशी विकास का मतलब होता है समाज में जितने भी जाति है, धर्म है, सभी लोगों का समान रूप से विकास हो। यही समावेशी विकास कहलाता है। समावेशी विकास की परिभाषा होती है कि आर्थिक विकास की जिस प्रक्रिया से समाज के सभी वर्ग का जीवन स्तर बेहतर हो, यानी जीवन स्तर ऊंचा हो जाए और समाज का कोई भी वर्ग जो है विकास के लाभ से अछूता नहीं रहे, ऐसे ही विकास की प्रक्रिया को समावेशी विकास कहते हैं। यानी समावेशी विकास का मतलब हो गया समाज के सभी वर्गों का एक समान रूप से विकास हो और सभी का जीवन स्तर जो है बेहतर हो, इसी को बोलते हैं समावेशी विकास। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक विकास किसको कहते हैं। आर्थिक विकास किसे कहते हैं। आप लोग सुने होंगे गांव में किसी का अगर वह नया घर बना रहा है, जमीन खरीद रहा है, तो लोग बोलते हैं उसका विकास हो रहा है। तो आर्थिक विकास कब होगा, जब उसके आमदनी में ग्रोथ होगा, तभी जाके कोई भी आदमी जो है विकास करेगा। यानी आर्थिक विकास उस प्रक्रिया को कहते हैं, आर्थिक विकास जो है उस प्रक्रिया को आर्थिक विकास की संज्ञा दी जाती है जब किसी देश की प्रति व्यक्ति आय में दीर्घ काल तक वृद्धि हो। यानी आमदनी में दीर्घ काल तक, लंबे समय तक वृद्धि होता है, तब उसे आर्थिक विकास की संज्ञा दी जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मौद्रिक विकास किससे कहते हैं। मौद्रिक विकास कहते हैं, जैसे आज से बहुत दिन पहले लोगों में जब मुद्रा का आविष्कार नहीं हुआ था, तो लोग सामान का क्रय विक्रय वस्तुओं से वस्तुओं को बदलते थे। आज भी कुछ कहीं कहीं प्रचलन है। जैसे अपने गांव में देखे होंगे, कबाड़ी वाला आता है तो वस्तु से वस्तु को बदलता है ना। तो जब मुद्रा का आविष्कार हो गया, उसके बाद दुनिया में सबसे पहले जानते हैं किस चीज का मुद्रा बना था। सबसे पहला मुद्रा बना था जानवरों के खाल का, यानी बैल का, भैंस का, इस सब के खाल को जो है मुद्रा के रूप में उपयोग किया जाता है। फिर दुनिया विकसित हुई, तो फिर सिक्के का विकास हुआ, तो सिक्के में चांदी के, सोना का सिक्का बनता था, तांबा का। ठीक है। अब जो है कागजी मुद्रा आ गया। आज के जमाने में तो कैशलेस मुद्रा आ गया है, यानी मुद्रा की आवश्यकता ही नहीं है, कि नहीं, ऑनलाइन सेवाएं आ चुकी है। तब मुद्रा विकास किसको कहते हैं। तब मुद्रा से, यानी पैसा से वस्तु एवं सेवाओं को खरीदा जाता है, यानी विनिमय किया जाता है, तो उसको मौद्रिक विकास कहलाता है, यानी मुद्रा का विकास कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, आर्थिक नियोजन किसे कहते हैं। तो किसी भी देश में जितने भी संसाधन है, सभी संसाधनों का जो है एक नियोजित ढंग से प्रयोग किया जाए, ताकि भविष्य में भी संचित रहे और वर्तमान की आवश्यकता भी पूर्ति कर जाए, तो आर्थिक नियोजन कहलाता है। आर्थिक नियोजन का क्या अर्थ होता है, तो याद रखना है, राष्ट्र, राष्ट्र माने होता है देश की प्राथमिक आवश्यकताओं के अनुसार देश के संसाधनों का विभिन्न और विकासात्मक क्रियाओं का प्रयोग करना आर्थिक नियोजन कहलाता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद क्या है। यह एक संगठन का नाम है जो देश में जितने भी योजना विकास के लिए तय करता है, उसको बनाने के लिए यह काम करता है।
राष्ट्रीय विकास परिषद क्या है? भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था 6 अगस्त 1952 ईस्वी को किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य होता है इसके आर्थिक नियोजन हेतु सरकार और योजना आयोग के बीच तालमेल तथा सहयोग करने की भाव से किया गया है। यह जो संगठन है राष्ट्रीय विकास परिषद, यह राज्य सरकार और योजना आयोग में कैसे योजना बनेगा, कैसे लोगों का विकास होगा, इसके लिए यह काम करता है। यह स्थापना 6 अगस्त 1952 ईस्वी को हुई थी। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आधारित संरचना या इसको आधारभूत संरचना भी किसको कहते हैं? देखिए, किसी भी देश का विकास कब होगा? जब वहाँ के स्कूल कॉलेज में अच्छा पढ़ाई होगा, वहाँ के जो विद्यार्थी होंगे या रिसर्च करेंगे, अनुसंधान करेंगे और देश को तरक्की की ओर ले जाएंगे। तो आधारभूत संरचना माने जिसे देश का विकास होगा, स्कूल से, कॉलेज से, न्यूज से, व्यापार से, तो इसी को आधारभूत संरचना कहा जाता है। आधारभूत संरचना या आधारित संरचना का मतलब होता है उन सभी सेवाओं या सुविधाओं से है जो देश के विकास के लिए सहायक होता है। यानी जो देश के आर्थिक विकास के लिए सहायक होता है वही आधारभूत संरचना होता है। जैसे बिजली, परिवहन, संचार, व्यापार, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, बैंकिंग इत्यादि देश के आर्थिक क्रिया का आधार है। यही जो है आर्थिक की, और इसी से देश का विकास हो सकता है। किससे? परिवहन से, संचार से, व्यापार से, स्कूल से, कॉलेज से, बैंकिंग सेवाओं से, इससे देश का विकास हो सकता है। इसी को आधारभूत संरचना, आधारित संरचना या आधारभूत ढांचा के नाम से जाना जाता है। चलिए, अब एक दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है जो इसका लास्ट है। बोले थे ये पिछले क्लास में हम समझाए थे, तो बताए थे कि काफी महत्वपूर्ण है, हर बार बोर्ड एग्जाम में आता है कि नहीं। बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का क्या कारण है, इसे दूर करने के उपाय बताए। बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन माने होता है बिहार गरीब है तो क्यों है, और इस गरीबी को कैसे दूर कर सकते हैं। तो आप लोग को बताए थे बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन के प्रमुख कारण निम्नलिखित है। क्या क्या कारण है कि बिहार गरीब है? इसका सबसे पहला कारण है तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या। बिहार में जो है काफी तेजी से जनसंख्या बढ़ रही है, जिसके कारण विकास के जो साधन है यह कम पड़ रहे हैं और अधिकांश संसाधन जनसंख्या के भरण पोषण में ही चले जाते हैं। आप लोग को बताए थे बिहार की आबादी 12 करोड़ से भी अधिक है। दुनिया में बहुत ऐसा देश होगा जहाँ जिसकी आबादी 12 करोड़ नहीं होगी, जहाँ यहाँ एक राज्य की आबादी है। जो सबसे बड़ी समस्या है यहाँ की जनसंख्या, आबादी, गरीबी का। अब देखिए, जनसंख्या ज्यादा होगा तो क्या हो जाएगा, संसाधन कम हो जाएंगे तो विकास बिहार नहीं कर पाएगा। दूसरा कारण है कि यहाँ के लोग क्या करते हैं, कृषि पर निर्भर है। बिहार की अधिकांश जनसंख्या बताए थे लगभग 80% लोग जो है किस चीज में, खेती पर निर्भर है। फिर भी कृषि पिछड़ी हुई अवस्था में, पीछे हल्ला कर रहे हैं, लाइव चल रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, इसमें कुछ बोलेंगे तो इंटरनेशनल बेइज्जती हो जाएगी। चुप। चलिए, बिहार की अधिकांश जनसंख्या किस पर आधारित है, खेती पर आधारित है। अब फिर भी यहाँ की कृषि अच्छी अवस्था में, पिछड़ी हुई अवस्था में है, जिसके चलते उपज यहाँ काफी कम होते हैं और जो है बाढ़ है, जो भी फसल होता है वो बाढ़ और सुखाड़ के कारण प्रभावित भी होता है। यानी यहाँ के कृषि को डेवलप करना चाहिए। बताए थे यहाँ की कृषि में खास करके व्यापारिक कृषि नहीं हो पाता है, जिसके कारण यहाँ के किसानों की स्थिति काफी दयनीय रहती है। अगला कारण है बाढ़ और सुखाड़ से हानि। बिहार में प्रत्येक वर्ष नेपाल से बाढ़ आ जाता है, जिससे फसलों की काफी क्षतिग्रस्त हो जाती है। और दक्षिणी बिहार हमेशा सुखाड़ से प्रभावित रहता है, पर्वतीय इलाका है, समय पर बारिश नहीं होता है, जिसके कारण फसल नहीं होती है। तो ये सब कारण है यहाँ के गरीबी का, जिसके कारण किसान का प्रति व्यक्ति आय नहीं बढ़ पाता है। आप लोग को बताए थे कि पंजाब हरियाणा का किसान जो है अपने बेटे को विदेश भेज देता है
खाली खेती करके पढ़ने के लिए ये सारी सुविधाएं उपलब्ध कराता है, लेकिन यहाँ का किसान अपना भरण पोषण तक नहीं कर पाता है कृषि करके। समझ में आ रहा है कृषि कितना पिछड़ा हुआ अवस्था में। अगला है औद्योगिक विकास, औद्योगिक पिछड़ेपन। देखिए बिहार में उद्योग की भारी कमी है, जिसके कारण यहाँ के लोग बेरोजगार रहते हैं या रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में पलायन करते हैं। देखिए आप लोग को बताए थे कृषि मुश्किल से 12 महीने में 3 से 4 महीना होता है, बाकी समय वे लोग बैठे रहते हैं। अगर उसमें अगर रोजगार कहीं उद्योग में मिल जाता है तो उनका भी विकास होता है, देश का भी प्रति व्यक्ति आय बढ़, राष्ट्रीय आय बढ़ता और उनका भी विकास होता है। लेकिन यहाँ पे उद्योग की उस तरह की व्यवस्थाएं नहीं है, जिसके कारण दूसरे राज्यों में पलायन करना पड़ता है। फिर सिंचाई की अभाव है, यहाँ पे बिहार में सिंचाई की अभाव के कारण फसलों का अधिक से अधिक उत्पादन नहीं हो पाता है। बताए थे कि पहले सिंचाई की भी व्यवस्था थी, वह भी व्यवस्था आज नष्ट हो गई है, नहीं है, जिसके कारण यहाँ की उपज काफी कम होता है। आगे है बिहार का विभाजन। बिहार का कई बार बंटवारा हो चुका, जिसके कारण खनिज और उद्योग दूसरे राज्यों में चल गए। बिहार के गरीबी होने का यह भी बहुत बड़ा कारण है कि यहाँ बिहार को कई भागों में बांटा गया। पहले बिहार से उड़ीसा राज्य अलग हुआ, जिससे खनिज संपदा बहुत सारी कंपनी वहां चली गई। बाद में 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग हुआ। झारखंड अलग होने के कारण यहाँ के कोयला का जो खदान था वो सब झारखंड में पड़ गया। बड़ा बड़ा कंपनी है, बोकारो स्टील प्लांट, टाटा आयरन स्टील कंपनी, टाटा कंपनी, ये सारे चले गए झारखंड में, जिसके कारण बिहार और गरीबी बढ़ गया। यानी बचा हुआ भाग में खेती होता है वो भी बाढ़ और सुखाड़ से परेशान है, इसलिए बिहार काफी गरीब राज्य हो गया। देखिए आने वाले समय में एक और बिहार का विभाजन की अभी चर्चा हो रही है। जो पूर्णिया ये सब है ना, यानी जो सीमांचल के हिस्सा है उसको और बंगाल के सीमांचल को मिला के एक अलग राज्य बनाने की मांग हो रही है। वही होगा। देखिए ये सब गृह मंत्री पर मैंने निर्भर करता है, वही इस सब का है। ठीक, अब है बिहार में आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने के उपाय। कैसे दूर हो सकता है कि नहीं, गरीबी को कैसे खत्म किया जा सकता है। तो सबसे पहला है जनसंख्या पर नियंत्रण बहुत जरूरी है, यानी बिहार में बढ़ती जनसंख्या को रोकने के लिए जो है परिवार नियोजन कार्यक्रम को लागू और कड़ा कानून बनाना जरूरी है। चीन जैसन, कोरिया जैसन कानून बनाना बहुत जरूरी है कि नहीं, जनसंख्या नियंत्रण के लिए। क्या आप लोग को हम बताए थे जिसको 2 से अधिक संतान हो उसको सरकारी सेवाएं से मुक्त कर दिया जाए, चुनाव नहीं लड़ने दिया जाए, अपने आप जनसंख्या कंट्रोल हो जाएगा कि नहीं। लेकिन कड़ा कानून चाहिए, तभी जाके जनसंख्या रुक सकता है। अगला कारण है कि कृषि का तेजी से विकास किया जाए, किसानों के लिए अच्छा खाद बीज और किसानों को ट्रेनिंग करके, एगो क्या है एक पढ़ाई होता है उसको बोलते हैं बीएससी एग्रीकल्चर। जो पढ़ के आता है ना वो कृषि भी बहुत अच्छा से करता है और बहुत डेवलप है। अपने आसपास एगो गांव है हरनाही, वहां बताते हैं एगो मनीष जी है, बीएससी एग्रीकल्चर किया है, वो महीना के 1.5 लाख रुपया कमाते, 1.5 नहीं 2-3 लाख के महीना कमाते हैं खेती करके। समझ रहे हैं ना। तो तकनीक के माध्यम से ट्रेन करके खेती किया जाए तो काफी बेहतर हो सकती है। और अच्छा जो है उनका यूट्यूब चैनल भी है, बताते हैं सिखाते हैं कैसे खेती करना चाहिए कि नहीं। समझ में आ रहा है ना। और बता दे कि वो बहुत अच्छा खेती करके अच्छा पैसा कमाते हैं और किसान को भी सिखलाते हैं। मनीष कुशवाहा फार्मिंग है। चलिए अच्छे बीज खाद और सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराना चाहिए ताकि कृषि का विस्तार हो सके और अच्छा फसल उत्पादन हो सके, ताकि किसानों का विकास हो। ठीक है, पढ़े लिखे लोग अगर खेती भी करेंगे तो अच्छा आमदनी है। और बताए थे खास करके व्यवसायिक कृषि किया जाए तो ज्यादा फायदा है। व्यवसायिक कृषि में ज्यादा बेनिफिट है कि नहीं। जैसे मसाले के खेती बताए थे, केरल डेवलप है इतना, तो वहां भी खेती बहुत क्या होता है, मसालों की खेती होता है। जो मसाला समझते हैं 1000 से कोनो नीचे नहीं है, सब मसाला ऊपर ही है। ठीक है,
आगे है उद्योग का विकास किया जाए। उद्योग यानी बिहार में नए उद्योग की स्थापना किया जाए ताकि यहाँ के लोगों को रोजगार मिल सके। और शांति व्यवस्था की स्थापना किया जाए। बिहार में शांति का माहौल कायम किया जाए ताकि उद्योगपति और व्यापारी सुरक्षित होकर कार्य कर सके, तभी बिहार राज्य का विकास होगा। चलिए इतना ही था। अब अगले क्लास में हम 2 पार्ट भी समझा चुके हैं, उसका ऑब्जेक्टिव और लघु उत्तरीय जो है एक लाइव क्लास में खत्म कर देंगे। अब पीडीएफ आप लोग को ग्रुप में भेज देंगे, लिख लीजिएगा, ठीक है। अगले क्लास में हम लोग हिंदी के चैप्टर 1 का क्वेश्चन आंसर और ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए स्कूल